मेरे जो भी सब्सक्राइबर इस चैनल पर नए जुड़े हैं, इस कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले सीज़न को जिद है तेरे इसकी ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। वेदांश इस वक्त मित्तल मेंशन में था और कायनात उसके सामने ही खड़ी थी। कायनात उस पर हंसते हुए बोली, तुमने तो कहा था कि तुम ऐसा प्लान बनाओगे कि वो प्रलय राणा तुम्हारे सामने बिल्कुल फेल हो जाएगा। सृष्टि 1 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारी हो जाएगी और प्रलय मेरा। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हारा प्लान तुम्हारी तरफ फ्लॉप हो गया। उसकी बात सुनकर वेदांश ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ वाइन का गिलास जोर से नीचे ज़मीन पर पटक दिया और अगले ही पल कायनात के बिल्कुल करीब आकर उसकी गर्दन को अपने हाथ में पकड़ा और उसे पीछे की तरफ घसीटते हुए दीवार से लगा दिया। कायनात की सांस हलक में अटक गई। अब प्रलय के गुस्से से ज़्यादा खतरनाक तो उसे वेदांश का गुस्सा लगने लगा था, जो उसे बात बात पर सीधा गर्दन से ही पकड़ लेता था। उसकी सांसें अटक रही थी, लेकिन वेदांश का हाथ बिल्कुल भी नहीं हट रहा था। वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, कहा था ना मैंने तुमसे, मेरे सामने जुबान सोच समझकर चलाया करो। कहीं मेरा हाथ ज़्यादा चल गया ना तो बोलने लायक नहीं रहोगी। मुझे फ्लॉप कह रही हो तुम? अरे तुम खुद क्या हो? शादी के मंडप में सबके सामने उस प्रलय राणा ने तुम्हें जलील किया था, लेकिन फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी हो। तुम जैसे गिरी हुई लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हारा साथ सिर्फ इसलिए दे रहा था क्योंकि मुझे सृष्टि चाहिए, किसी भी कीमत पर, वरना तुम जैसी लड़कियों को तो मैं अपने आसपास ना भटकने दूं। कायनात उसकी बात सुनकर उसे गुस्से से घूर रही थी। वो वेदांश के हाथ खुद पर से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेदांश ने तो उसे ऐसे पकड़ रखा था जैसे सच में आज उसकी जान ही ले लेगा। एक झटके में जब वेदांश ने उसे छोड़ा तो वो लड़खड़ाकर पीछे की तरफ जा गिरी। उसने गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद को संभाला। वेदांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, आज वो प्रलय राणा मुझसे जीत गया तो क्या हुआ? उसे क्या लगता है कि वो मुझे हरा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा कि उस प्रलय राणा की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। बहुत एटीट्यूड है उसके अंदर, बहुत गुरूर है उसे सृष्टि पर। अगर मैंने उसका गुरूर तोड़ नहीं दिया तो मैं भी वेदांश मित्तल नहीं। कायनात बोलने की हालत में तो नहीं थी, लेकिन बिना बोले रह भी नहीं पाई। उसने तुरंत पूछा, ऐसा क्या करने वाले हो तुम? वेदांश उसका सवाल सुनकर हंसा और बोला, बहुत जल्दी। उसने कह दिया था ना कि सृष्टि को खत्म कर दूं, क्योंकि वो जानता था सृष्टि को मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन उसका बच्चा मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता। मुझे सिर्फ और सिर्फ सृष्टि चाहिए। कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। प्यार में तो अब बहुत कुछ हो गया, अब जो भी होगा जंग में होगा। अब मैं प्रलय राणा को अपने सामने झुकाऊंगा और प्रलय राणा के पास मेरे सामने झुकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। बेशक से कायनात को उसके दिमाग की खिचड़ी समझ में आई हो या नहीं, लेकिन इतना तो वो समझ चुकी थी कि अब वेदांश की नज़र फ्रांस पर है। मतलब वो फ्रांस को अपना हथियार बनाने वाला है, लेकिन कैसे, ये फिलहाल उसकी समझ से बाहर था। वहीं वेदांश ने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन करते हुए वहां से अपने रूम की तरफ चला गया। कायनात गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, इतना तो मैंने किसी को बर्दाश्त नहीं किया जितना तुम्हें कर रही हूँ वेदांश मित्तल। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे प्रलय चाहिए, वरना जिस तरह से ये तुम मेरा गला दबा रहे हो ना, अब तक मैं खुद तुम्हारी जान ले चुकी होती। बस एक बार मुझे प्रलय मिल जाए, उसके बाद तो मैं तुम्हें भी तुम्हारी औकात ज़रूर दिखाऊंगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा झलक रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रलय अपने स्टडी रूम में था और अपने लॉयर से बात कर रहा था। उसने सृष्टि के केस के बारे में सब कुछ लॉयर को बता दिया था, ये भी कि कैसे वेदांश के पास वो सारे प्रूफ हैं और वेदांश उन प्रूफ के लिए उसे कैसे ब्लैकमेल कर रहा है। और इस वक्त वो लॉयर से यही डिस्कस कर रहा था कि वो सारे प्रूफ वेदांश से कैसे हासिल किया जाए। तभी सामने से लॉयर बोला, हमारे पास एक ऑप्शन तो है मिस्टर राणा, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क है। क्या आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? प्रलय तुरंत बोला, मेरी यूनिवर्स के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उनकी बात सुनकर अब लॉयर ने गहरी सांस ली और उसे अपना प्लान बताना शुरू किया, जिसे सुनकर प्रलय की आंखें बड़ी हो चुकी थी।
अपने लॉयर की बात सुनकर प्रलय हैरान रह गया था। वो तुरंत बोला, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं ये रिस्क नहीं लेने वाला। मैं सृष्टि को उस वेदांश के पास बिल्कुल भी नहीं भेजने वाला। ये जानते हुए कि वो सृष्टि के लिए किस तरह के इरादे रखता है, मैं ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लूँगा, बेशक से फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए। मुझे सृष्टि की बेगुनाही के सबूत चाहिए, लेकिन उसे खतरे में डालकर बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात सुनकर उसका लॉयर कुछ कहता, उससे पहले ही दरवाजे की तरफ से सृष्टि की आवाज़ आई, लेकिन मैं ये रिस्क लूँगी डिस्ट्रॉयर। सृष्टि की आवाज़ सुनकर प्रलय एकदम हैरान रह गया। उसने तुरंत पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ पर सृष्टि को देखकर वो तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट करने लगा, लेकिन सृष्टि अंदर आते हुए बोली, फ़ोन काटने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ लॉयर को ये बोल दीजिए कि आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं। प्रलय गुस्से से बोला, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो। सृष्टि बिल्कुल उसके करीब आकर उसके सीने से लग गई और धीमे से बोली, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ डिस्ट्रॉयर, मैं क्या कह रही हूँ। आप प्लीज़ लॉयर को बोल दीजिए कि आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं। प्रलय ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसने लॉयर को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बिना लॉयर से बात किए ही अब फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। सृष्टि ने उसकी तरफ देखा और बोली, आप मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या मैं आपके लिए ये भी नहीं कर सकती। प्रलय गुस्से से बोला, फालतू बकवास मत करो, मैं तुम्हें उस आदमी के पास नहीं भेजूंगा। सृष्टि ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, क्या आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है। प्रलय गुस्से से बोला, मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा है क्या। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मुझे तुम पर यकीन नहीं। मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा यकीन है, लेकिन उस घटिया आदमी पर मुझे 1% भी ट्रस्ट नहीं है। अगर उसने तुम्हें किसी तरह से कोई नुकसान पहुंचा दिया तो। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, आप बिजनेस में टॉप पर हैं डिस्ट्रॉयर, और प्यार की तो बातें छोड़ दीजिए, उसमें तो आपका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपका इतना दिमाग क्यों नहीं चल रहा है कि आप अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो वेदांश मुझे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता तो आज बेशक से ही थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन वो कुछ तो करता, कुछ तो ऐसा करता जिससे आप मजबूर हो जाते। उसने मुझ पर अटैक ज़रूर करवाया, लेकिन मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई। मतलब साफ है कि वो मुझे कोई चोट पहुंचा ही नहीं सकता। उसके पास रहकर मुझे बस उसे खुद से दूर रखना है। उससे बचने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार हमारे हाथों में वो प्रूफ लग जाए जिसके बारे में लॉयर आपसे कह रहा था, उसके बाद आप बेशक से उसे कुछ कहें ना कहें, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। उसने मेरे डिस्ट्रॉयर को चैलेंज किया है ना, वो भी मुझे हथियार बनाकर, तो उसे मैं बताऊंगी कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। आप उसे सज़ा दे ना दे, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। प्रलय ने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बोला, लेकिन मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा तुम्हारे उसके पास जाना। सृष्टि तुरंत बोली, आपसे किसने कहा कि मैं उसके पास जाऊंगी। मैं बस उसके आसपास रहूंगी, और किसी के आसपास रहने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसके पास जा रहे हैं। पास तो बस मुझे आपके रहना है। मुझे बस आपके साथ रहना है, आपके दिल में आपकी धड़कन बनकर रहना है। बस एक बार मेरी बेगुनाही प्रूफ हो जाए, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रलय का दिल इस वक्त जैसे धड़कने से इनकार कर रहा था। सृष्टि को किसी और के पास भेजने का सोचकर ही उसका दिमाग फटे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वेदांश फ़ोन पर किसी से बात करते हुए बोला, किसी भी तरह तुम्हें उस बच्चे को किडनैप करना है। मुझे वो बच्चा किसी भी हालत में चाहिए। अब उस प्रलय राणा को झुकाने के लिए सिर्फ एक वही हथियार हमारे काम आ सकता है। सामने वाला आदमी बोला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपने बच्चे को कहीं बाहर भेजता होगा, और उसके घर में जाकर उसका बच्चा किडनैप करना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एक सर्वेंट ने दरवाज़ा नॉक किया। दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ सुनकर वेदांश ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। उसने दरवाजे की तरफ देखा। वो सर्वेंट तुरंत बोली, नीचे आपसे मिलने के लिए कोई आया है। वेदांश हैरानी से बोला, कौन आया है। वो सर्वेंट सर झुकाकर बोली, पता नहीं, लेकिन कोई लड़की है, कह रही है कि उसे वेदांश मित्तल से मिलना है। वेदांश हैरान होते हुए बाहर की तरफ आया। जैसे ही वो रेलिंग के पास आया उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सामने हाल में इस वक्त सृष्टि खड़ी थी।
सृष्टि को वहाँ पर देखकर वेदांश लगभग से सदमे में पहुँच चुका था। वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे की तरफ आया और सृष्टि के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। सृष्टि ने इस वक्त अपने हाथों में पेपर्स पकड़े हुए थे। वेदांश तुरंत उसके बिल्कुल करीब आया और उसे कंधों से छूने लगा, लेकिन फिर अचानक ही उसने खुद को रोक लिया और बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, तुम यहाँ पर? सृष्टि उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आपको मेरे सामने कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर मित्तल। मैं जानती हूँ कि आपकी और मिस्टर राणा के बीच क्या चल रहा है। आपके पास मेरी बेगुनाही के प्रूफ है और मिस्टर राणा ने इसी वजह से मेरे साथ डिवोर्स लेने की बात की थी। डिवोर्स पेपर पर साइन करके वो पेपर्स मुझे भी दिए थे और उन्होंने कायनात से शादी करने की बात भी की थी। देखिए, मुझे नहीं पता आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है तो मैं उन फीलिंग्स को गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि किसी से प्यार करना गलत नहीं होता, लेकिन उस प्यार को गलत तरीके से हासिल करना ज़रूर गलत होता है। खैर, इस बारे में हम ना ही बात करें तो बेहतर होगा, लेकिन मैं आपसे एक हेल्प चाहती हूँ। वेदांश हैरानी से पूछा, कैसी हेल्प? सृष्टि थोड़ी मायूसी से बोली, मैं डिस्ट्रॉयर से मिस्टर राणा से बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि कायनात उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। आप उन्हें कायनात से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा ना करें। मैं अपनी खुशी के लिए मिस्टर राणा की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आपके सामने एक ऑफ़र लेकर आई हूँ कि आप मिस्टर राणा को ब्लैकमेल करना बंद कर दीजिए। मैं खुद आपसे शादी करने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर वेदांश हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि सृष्टि खुद ब खुद उसके पास आ जाएगी। वो तुरंत उसके करीब हुआ और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम सच कह रही हो? सृष्टि उसके हाथों को अपने कंधे पर महसूस कर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। वो उसके हाथों को अपने कंधों से हटाते हुए बोली, मैं सच कह रही हूँ मिस्टर मित्तल, और मैं जानती हूँ कि आपको ये सब अजीब लग रहा होगा। मेरे लिए भी बहुत अजीब है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं धीरे धीरे आपको अपना लूँगी, आपकी फीलिंग्स को अपना लूँगी। मुझे मिस्टर राणा को भूलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं जल्द से जल्द उन्हें भूलने की कोशिश करूँगी। पर प्लीज़ आप उनके साथ ये गेम खेलना बंद कर दीजिए। आप उन्हें वो प्रूफ दे दीजिए जो उन्हें चाहिए। आप मेरे साथ जब चाहें तब शादी कर सकते हैं। मेरे और मिस्टर राणा के डिवोर्स पेपर। ये बोलते हुए उसने वो डिवोर्स पेपर वेदांश की तरफ बढ़ा दिए। वेदांश ने तुरंत उन डिवोर्स पेपर पर देखा। अब वहाँ पर न सिर्फ प्रलय के साइन थे, बल्कि सृष्टि के साइन भी थे। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो तुरंत बोला, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए ये सब करूँगा। मैं तुम्हारी बेगुनाही के सारे सबूत प्रलय को हैंड ओवर कर दूँगा। तुम सोच भी नहीं सकती सृष्टि, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। आई नो मेरा तरीका गलत है, लेकिन तुम मुझे समझने की कोशिश करोगी तो तुम्हें भी एहसास होगा कि मेरा प्यार गलत नहीं है। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई। वेदांश इस वक्त खुशी से झूम रहा था। वहीं कायनात भी सीढ़ियाँ उतरकर नीचे की तरफ आई और वेदांश की तरफ देखते हुए बोली, वाह, तुम्हें तो तुम्हारी सृष्टि मिल गई, लेकिन मेरा क्या? वेदांश ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हारा वही जो तुम्हारा होना चाहिए। मेरी सृष्टि मुझे मिल गई, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, इसलिए तुम्हारा वही होगा जो तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है। वेदांश मित्तल के हाथों खत्म होना। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वहीं इसके इरादे समझकर कायनात की आंखें बड़ी हो चुकी थी। सृष्टि भी वेदांश के इरादों को समझ चुकी थी। कायनात हैरानी से वेदांश को देख रही थी। वहीं वेदांश भी कायनात की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन कायनात तुरंत अपने कदम पीछे लेने लगी थी। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो वेदांश। आज तक मैंने तुम्हारा इतना साथ दिया। अगर मैं नहीं होती ना तो सृष्टि तुम्हारे पास कभी भी नहीं आती, और वो अभी भी तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि वो चाहती है कि मैं प्रलय की ज़िंदगी में नहीं जाऊं। लेकिन अगर मैं प्रलय की ज़िंदगी में गई तो वो कभी तुम्हारे पास नहीं रहेगी, इसलिए तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम मुझे ख़त्म नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा हथियार हूँ जिसे तुम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हें मेरी ज़रूरत है। वेदांश तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, ओह रियली? तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं।
तुम जैसी लड़कियों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। उन्हें बार बार इस्तेमाल करने के लिए रखा नहीं जाता। सृष्टि मेरे पास आ गई है, दैट्स इनफ फॉर मी। अब इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बोलकर वो कायनात के बिल्कुल करीब आ गया था और अगले ही पल उसने कायनात की गर्दन को अपने हाथों में जकड़ लिया था। अब तो कायनात को ऐसा फील होने लगा था जैसे वो कोई चिड़िया हो जिसे वेदांश बार बार उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वेदांश ने उसका हाथ उसकी गर्दन पर बुरी तरह से कसा हुआ था। वो उसे पीछे की तरफ ढकेलते हुए दीवार से लगाकर बोला, सृष्टि मेरे पास आ गई ना, तो अब प्रलय को तो मैं खुद संभाल लूँगा। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम अपने खास दोस्त को धोखा दे सकती हो, उसकी हेल्प करने के लिए आई लेकिन उसे ही हासिल करने के ख्वाब देखने लगी, उसकी बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती हो, उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर सकती हो, तो मैं तो तुम्हारा दोस्त भी नहीं। वेदांश मित्तल अपनी ज़िंदगी में दूसरों की गलतियों से बहुत कुछ सीखता है और फिर वो गलतियाँ अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं दोहराता, इसलिए तुम्हें तो ख़त्म होना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए वो कायनात की गर्दन को और भी ज़्यादा कसकर दबाने लगा था और कायनात तड़पने लगी थी। उसे अब अफसोस होने लगा था कि क्यों वो वेदांश से मिली और सबके साथ मिलकर प्रलय के खिलाफ साजिशें रचने लगी। उसने प्रलय को धोखा दिया था तो कम से कम प्रलय ने उसे जिंदा तो छोड़ दिया था, लेकिन वेदांश ने तो अपना मतलब पूरा होते ही उसे चाय में से किसी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। वो अपनी पूरी कोशिश करते हुए वेदांश को खुद से दूर ढकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेदांश अभी भी उसकी गर्दन को कसकर पकड़कर रखा हुआ था। तभी अचानक सृष्टि वहां पर आई और बोली, वेदांश क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? उसका सवाल सुनकर वेदांश ने उसकी तरफ नजरें उठाकर देखा। उसने अपना हाथ कायनात की गर्दन पर से हटा दिया था। कायनात दूसरी तरफ जाकर गिरी और अपनी गर्दन को संभालते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगी। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे आज वेदांश उसकी जान ले ही लेगा। वहीं सृष्टि वेदांश की तरफ देखते हुए बोली, आप कायनात को छोड़ दीजिए। वेदांश हैरानी से बोला, क्यों? इसे क्यों छोड़ दूं? तुम इसे मुझसे बचाना क्यों चाहती हो? सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूँ मिस्टर मित्तल। मैं जानती हूँ कायनात मुझसे नफरत करती है, वो मिस्टर राणा को मुझसे छीनना चाहती है, लेकिन अब जब मिस्टर राणा के साथ मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है तो मैं उससे किसी तरह की कोई दुश्मनी भी नहीं रखना चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि कायनात मिस्टर राणा की ज़िंदगी में ना जाए। इसके अलावा अगर वो यहाँ से दूर जाना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जान लेकर मुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, तो फिर मैं इसकी जान लेकर अपने हाथ खून से क्यों रंगूं? उसकी बात सुनकर वेदांश मुस्कुराया और उसके बिल्कुल करीब आकर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, यार तुम कितनी मासूम हो ना। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद इस लड़की को कभी भी माफ़ नहीं करता, लेकिन शायद तुम्हारी यही खूबसूरती, तुम्हारा ये खूबसूरत दिल ही तुम्हें सबसे अलग बनाता है और तभी तो किसी को भी तुमसे प्यार हो जाता है। वैसे तो इसकी जान बचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं इसे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, पर शर्त यह है कि ये इस शहर से बहुत दूर चली जाएगी। ये बोलते हुए उसने कायनात की तरफ देखा तो कायनात तुरंत बोली, मैं वादा करती हूँ कि मैं इस शहर से बहुत दूर चली जाऊँगी। उसने डरते हुए देख सृष्टि और वेदांश दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। कायनात तुरंत वहां से बाहर चली गई और उसके जाने के बाद वेदांश अब सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे पास आ चुकी हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया हो। अब मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्रलय और तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है तो हमें ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल ही शादी की अरेंजमेंट करवाता हूँ। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मुझे आप मेरा रूम बता दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ। वेदांश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, आई कैन फील यू। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन ट्रस्ट मी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तुम बस मुझे 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट में तुम्हारा रूम रेडी करवाता हूँ। सृष्टि ने फीका सा मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला दिया।
कुछ देर बाद सृष्टि गेस्ट रूम में आई और वहां आकर बेड पर बैठी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। उसने तुरंत अपने पर्स से अपना फ़ोन निकाला और प्रलय को कॉल करने को हुई, लेकिन फिर अचानक ही रुक गई और बोली, आई हेट यू डिस्ट्रॉयर, आई हेट यू सो मच। आपको क्या लगता है कि आप मेरे लिए कुछ भी करेंगे और मैं चुपचाप आपको वो सब कुछ करने दूंगी? नहीं, अब मैं अपनी चीज़ें खुद हैंडल कर सकती हूँ। माना मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर हमारी किस्मत में एक होना है ही नहीं तो हम बेशक से कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, हम एक नहीं हो सकते। और अब भलाई इसमें ही है कि मैं पूरी तरह से मिस्टर मित्तल को अपना लूं। कल हमारी शादी है तो मुझे लगता है मुझे उस शादी की तैयारी करनी चाहिए, बस उस शादी के बारे में सोचना चाहिए। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली। वहीं दूसरी तरफ वेदांश जो अपने कमरे में था वो सीसीटीवी फुटेज में सृष्टि को देख रहा था। हालांकि वो सृष्टि के सामने यही बिहेव कर रहा था कि वो सृष्टि की बातों को सच मान रहा है, लेकिन अभी भी उसके दिल में शक था। इसलिए उसने जिस रूम में सृष्टि को भेजा था पहले वहां पर सीसीटीवी कैमरा ऑन करवा दिए थे। सृष्टि की बात सुनकर अब उसने एक राहत की सांस ली और बोला, मतलब तुम सच में मेरी होना चाहती हो? मैं तुम्हें बता नहीं सकता सृष्टि, तुमने मुझे आज क्या दिया है। आई प्रॉमिस कि उस प्रलय ने भी तुम्हें इतना खुश नहीं रखा होगा जितना अब मैं तुम्हें खुश रखूँगा। अब बस तुम देखती जाओ कैसे ये पूरी दुनिया मैं तुम्हारे सामने झुका दूंगा। और रही बात उसके कोर्ट केस की, तो परसों उस कोर्ट केस की तारीख है और पहली ही तारीख में तुम बाइज्जत बरी हो जाओगी। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रहा था। पूरी रात यूं ही बीत गई थी। एक तरफ सृष्टि प्रलय को याद करती रही और दूसरी तरफ प्रलय को सृष्टि की टेंशन हो रही थी। उसने सृष्टि को वेदांश मित्तल के पास भेज तो दिया था, लेकिन उसकी बेचैनी सिर्फ वही जान सकता था। फ्रांस कुसुम जी के पास ही था और कुसुम जी ही उसे संभाल रही थी। नताशा भी मायूस थी क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ कायनात मित्तल मेंशन से बाहर निकली तो अभी वो कुछ ही दूरी पर गई थी कि अचानक एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। कायनात ने उस गाड़ी की तरफ हैरानी से देखा। तभी उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा आदमी बोला, अगर वेदांश मित्तल से बदला लेना चाहती हो तो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। कायनात गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, हर बार मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? आप लोग मुझे समझते क्या हो? एक कहता है दूसरे से बदला लेना है, दूसरा कहता है तीसरे से बदला लेना है। उसकी बकवास सुनकर वो आदमी तुरंत बोला, आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर गाड़ी में बैठना है तो बैठो, नहीं बैठना तो तुम्हारी मर्जी। उसकी बात सुनकर कायनात ने मुंह बनाया। वैसे भी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और अगले ही पल वो गाड़ी वहाँ से निकल गई। सुबह का वक्त, सृष्टि की आंखें खुली और वो अपनी जगह पर उठकर बैठी। प्रलय के बिना उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। प्रलय को याद करते हुए आधी रात बीत गई थी, लेकिन वो प्रलय को कॉल कर ही नहीं पाई। अब भी उसका मन कर रहा था कि प्रलय को कॉल करे, लेकिन वो जानती थी कि ज़रूर वेदांश ने उस पर नज़र रखी होगी। अभी वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी एक सर्वेंट ने दरवाज़ा नॉक किया। सृष्टि बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोलने गई तो वो सर्वेंट अपने हाथों में पकड़े हुए बैग सृष्टि की तरफ बढ़ाते हुए बोली, सर ने ये सब आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि आज आपकी और उनकी शादी है। फिलहाल आप ये सब अपने पास ही रख लीजिए। मैं थोड़ी देर में आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ, उसके बाद आप तैयार हो जाइएगा। सृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर वो सारा सामान उस सर्वेंट से लेकर अंदर की तरफ रख दिया। उसका मन तो कर रहा था कि ये सारा सामान ले जाकर वो सीधा वेदांश मित्तल के मुंह पर मारे, लेकिन फिलहाल उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। सृष्टि आईने के सामने बैठी थी और उसे दुल्हन के रूप में सजाया जा रहा था। उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी, जैसे ना जाने उसे उस शादी से कितनी ही खुशी हो रही हो। तभी वो लड़कियां जो उसे तैयार कर रही थी वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब आप पूरी तरह से रेडी हो चुकी हैं मैडम, अगर आपको कोई कमी लग रही है तो हमें बता दीजिए, हम ठीक कर देंगे। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं सब ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे इतना खूबसूरत बनाने के लिए। वो लड़की हंसी और बोली, खूबसूरत तो आप पहले से ही हैं मैडम, हमने तो बस उस खूबसूरती को और भी ज़्यादा उभार कर बाहर निकाला है, अब हम चलते हैं।
सृष्टि ने मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाया और वो लड़कियां वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद सृष्टि ने अजीब से एक्सप्रेशन बनाए, लेकिन फिर अचानक ही वो एक बार फिर से मुस्कुराई और बोली, आज मेरी और वेदांश की शादी है। वैसे तो मुझे वेदांश पहले इतने ज़्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे लिए वेदांश बिल्कुल परफेक्ट हैं। उनसे शादी करके मैं खुश रहूँगी, ना ही कोई दुश्मनों का टोकरा होगा और ना ही इधर उधर की लड़कियों की बाल्टी। वेदांश पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। ये बोलकर वो एक बार फिर से मुस्कुराई। अंदर ही अंदर वो वेदांश को तरह तरह की गालियाँ दे रही थी, लेकिन कैमरे के सामने वो अपने होठों से फूलों जैसे शब्द बाहर निकाल रही थी ताकि वेदांश को उस पर शक ना हो। कुछ देर बाद एक सर्वेंट ने आकर उसे बताया कि बाहर मंडप में पंडित जी उसे बुला रहे हैं। तो वो मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठी और उस सर्वेंट के साथ बाहर की तरफ आ गई। वेदांश बाहर मंडप में ही बैठा था और दूल्हे के जोड़े में था। जब उसने सृष्टि को अपने सामने आते हुए देखा तो उसके चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। सृष्टि बिल्कुल उसके पास आकर खड़ी हुई और उसे देखते हुए बोली, वैसे मेरे लिए ये सब बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी मिस्टर मित्तल कि मैं अपनी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं आने दूँ। वेदांश तुरंत बोला, कैसी बात कर रही हो तुम सृष्टि? ये सब तो मुझे तुमसे कहना चाहिए कि अब मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जो सब हुआ उसे भूल जाओ और अब हम दोनों अपनी ज़िंदगी पति पत्नी बनकर आगे बढ़ाएंगे। इस शादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा। सृष्टि भी मुस्कुराई और बोली, हाँ, इस शादी से अब सब कुछ बदल जाएगा। वेदांश उसे लेकर मंडप में बैठा और फिर पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। सृष्टि ने पंडित जी की तरफ देखा तो अचानक ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन फिर अचानक से चुप हो गई। वहीं उस पंडित की आंखें गहरी लाल थी और उसकी नज़रें सृष्टि पर ही टिकी हुई थी। उसने सृष्टि को इंटेंस नज़रों से देखा तो सृष्टि ने अपनी पलकें हल्की सी झपकाई और फिर अचानक ही मंडप से उठ गई। वेदांश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या हुआ? ये बोलते हुए वो अपनी जगह से उठ चुका था। सृष्टि ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैं ये शादी नहीं कर सकती। वेदांश हैरानी से बोला, लेकिन क्यों? अब क्या हुआ? तुमने अभी तो कहा था कि इस शादी से सब कुछ बदल जाएगा और तुम मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दोगी, तो फिर अब तुम इस शादी से इनकार क्यों कर रही हो? सृष्टि तुरंत बोली, क्योंकि ये शादी नहीं, एक ज़बरदस्ती है। मैंने आपसे वो सब कुछ डरते हुए कहा था। आप मुझे और मिस्टर राणा को परेशान कर रहे हैं। मैंने आद्विक को मारा और उस वजह से आप मिस्टर राणा को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप मिस्टर राणा को ब्लैकमेल ना करें, इसी वजह से मैं आपके साथ शादी करने को तैयार हो गई, क्योंकि आप बस किसी तरह मुझे हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि अगर मैंने आपसे ये शादी कर ली, उसके बाद भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो? अगर आपने फिर भी मिस्टर राणा को ब्लैकमेल करना जारी रखा, अगर आपने उनकी प्रॉपर्टी उन्हें वापस नहीं दी तो, अगर आपने इस शादी के बाद भी उन्हें ब्लैकमेल करना कंटिन्यू रखा तो? वेदांत तुरंत बोला, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा? मुझे सिर्फ तुम चाहिए थी और अगर तुम मेरी बीवी बनने को तैयार हो तो मैं ये सब हरकतें नहीं करूँगा। देखो, मैंने प्रलय को ब्लैकमेल किया, मैंने उसे मेंटली टॉर्चर किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तुम मुझे मिल ही रही हो तो भला मैं उससे अब कुछ क्यों कहूँगा? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस सिर्फ तुमसे मतलब है। तुम मेरी बीवी बनकर रहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे कहे मुताबिक हर चीज़ करोगी तो मैं प्रलय को परेशान क्यों करूँगा? सृष्टि तुरंत बोली, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा? मुझे गारंटी चाहिए। वेदांश गुस्से से बोला, फालतू की बकवास मत करो। मैं वेदांश मित्तल हूँ, कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं जो तुम्हें गारंटी देता फिरूँगा। एक बार मैंने कह दिया मैं प्रलय को परेशान नहीं करूँगा तो मतलब नहीं करूँगा। सृष्टि परेशान होते हुए बोली, नहीं, लेकिन मुझे तो कोई गारंटी चाहिए। मैं तब तक आपसे शादी नहीं करूँगी जब तक मुझे कोई गारंटी नहीं मिल जाती। अगर आपने मुझसे शादी करने के बाद भी मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही नहीं दी, मेरे इनोसेंट होने के प्रूफ अगर आपने कोर्ट में नहीं दिए, तो फिर तो मैं मिस्टर राणा से दूर भी हो जाऊंगी और जेल भी चली जाऊंगी। फिर मेरा ये सब करने का फ़ायदा ही क्या?
वेदांश ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, लेकिन मैं ऐसा करूँगा क्यों? जब मैंने कह दिया ना कि तुम अगर मुझसे शादी कर लोगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रही हो? सृष्टि जल्दी से बोली, मेरे साथ लाइफ में इतना सब कुछ हो चुका है कि अब मुझे किसी पर यकीन है ही नहीं। पहले आपको गारंटी देनी होगी। अगर आप मुझसे शादी करना ही चाहते हैं तो एक दिन का वेट कर लीजिए। कल जब आप मेरी इनोसेंस कोर्ट में प्रूव कर देंगे तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। वैसे भी मैंने मिस्टर राणा को डिवोर्स तो दे ही दिया है। अब मैं वापस उनके पास जा भी नहीं सकती, और अगर उनके पास जाऊंगी तो बेशक से आप उनकी प्रॉपर्टी जो आपने उन्हें ब्लैकमेल करके अपने नाम करवाई है वो खुद रख लीजिएगा। लेकिन मैं ये शादी तब तक नहीं करूँगी जब तक मैं कोर्ट में इनोसेंट प्रूफ नहीं हो जाती। उसकी बातें सुनकर वेदांश को हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो सृष्टि से ज़बरदस्ती शादी भी नहीं कर सकता था क्योंकि सृष्टि ऑलरेडी उससे शादी करने के लिए मान चुकी थी। बस एक दिन का इंतज़ार करने को बोल रही थी। ऐसे वो मैं सृष्टि को टॉर्चर नहीं करना चाहता था। अब वो सृष्टि के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताना चाहता था। इसलिए एक गहरी सांस लेकर बोला, ओके फाइन, मैं एक दिन रुकने को तैयार हूँ, लेकिन अगर कल कोर्ट में तुम लोगों ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो प्रलय की प्रॉपर्टी अभी भी मेरे कब्जे में है, ये बात याद रखना। सृष्टि जल्दी से बोली, अगर आप अपनी बातों से नहीं मुकरेंगे तो मैं भी अपने वादे से नहीं मुकरूंगी। मैं आपसे शादी ज़रूर करूंगी। वेदांश ने अब उसकी बात सुनकर पंडित जी की तरफ देखा और बोला, अब ये शादी कल होगी पंडित जी। कल सुबह केस की सुनवाई के बाद शाम को ये शादी होगी, इसलिए आप कल शाम को आइएगा। ये बोलकर उसने पंडित के सामने अपने हाथ जोड़ लिए और पंडित तुरंत अपनी जगह से उठकर वहाँ से चला गया। वेदांश सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पाने के लिए वैसे भी बहुत इंतज़ार किया है मैंने, तो फिर एक दिन का इंतज़ार और सही, पर तुमको मैं अपना बनाकर ही रहूँगा। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई। वेदांश तुरंत अब अंदर की तरफ बढ़ गया और उसके जाने के बाद सृष्टि की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से अभी अभी पंडित जी गए थे। वो जल्दी से उनके पीछे पीछे आई। वहीं पंडित जी दरवाजे पर आए, लेकिन फिर अचानक अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने से पहले वहाँ खड़े गार्ड की तरफ देखते हुए बोले, मुझे ज़रा वॉशरूम जाना है। उस गार्ड ने तुरंत सामने की तरफ इशारा कर दिया। सृष्टि दूर से ही ये सब देख रही थी। वो जल्दी अब सामने बने हुए वॉशरूम एरिया की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो पंडित जी वॉशरूम के अंदर गए, सृष्टि पीछे के रास्ते से होते हुए वो उस वॉशरूम के अंदर गई और फिर अगले ही पल उस पंडित को घूर कर देखने लगी। वो पंडित भी घूर कर उसे देख रहा था। अचानक ही सृष्टि उस पंडित की तरफ भाग गई और अगले ही पल सीधा उसके सीने से जा लगी। उस पंडित ने भी सृष्टि को अपनी बाहों में भर लिया। वो पंडित कोई और नहीं बल्कि प्रलय था। सृष्टि उसके सीने से लगकर बोली, आपको पता है कल रात मैं ढंग से सोई तक नहीं। इतनी आदत हो गई है आपकी कि जब तक आपके सीने पर सर ना रखूं मुझे नींद नहीं आती। प्रलय ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। सृष्टि उससे हल्का सा अलग हुई और बोली, प्रांस कैसा है? प्रलय मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल मेरे जैसा है। उसका जवाब सुनकर सृष्टि ने अचानक ही उसकी मूछें खींच दी थी जो उसने पंडित जी के गेटअप के लिए लगाई हुई थी। प्रलय ने हल्की सी दर्द भरी आह भरी। सृष्टि तुरंत बोली, वो बिल्कुल मेरे जैसा है, आपके जैसा मुझे नहीं चाहिए। एकदम खड़ूस और गुस्से वाला जिद्दी प्रलय राणा। सृष्टि की बात सुनकर प्रलय ने उसे कमर से पकड़ते हुए कहा, लेकिन वो तो मेरे जैसा ही है, तुम्हारे जैसा हम और कर लेंगे। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, और अगर कल को मुझे जेल हो गई तो? प्रलय ने उसे घूर कर देखा। सृष्टि उसके सीने से लगकर बोली, मुझे डर लग रहा है डिस्ट्रॉयर। प्रलय ने उसके बालों को सहलाया और बोला, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। मेरे होते हुए मेरी यूनिवर्स को कुछ भी नहीं हो सकता। ये बोलते हुए उसने सृष्टि का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपको किस करना है डिस्ट्रॉयर? प्रलय मुस्कुराया और बोला, तो फिर कर क्यों नहीं रही हो? मैं पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ। उसकी बात सुनकर सृष्टि हंसी और फिर अगले ही पल उसके होठों को लॉक कर दिया। कुछ देर बाद सृष्टि प्रलय से अलग हुई और बोली, अब मुझे जाना होगा। प्रलय मुस्कुराया और बोला, बस आज का दिन, कल इस वेदांश मित्तल का पूरा खेल खत्म होगा। सृष्टि ने भी एक गहरी सांस ली और बोली,
कल इसे पता चलेगा कि ये प्रलय राणा और उसकी यूनिवर्स इसके साथ क्या करने वाले हैं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर लंबी स्माइल थी। दोपहर के तकरीबन 2 बजे सृष्टि मेंशन के अंदर की तरफ आई। अभी प्रलय वहां से गया था। जैसे ही वो अंदर की तरफ आती है उसकी नज़र वेदांश पर गई, जो हाल में ही खड़ा था। वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर सीधा अपने रूम में जाने लगी, लेकिन अचानक ही वेदांश बोला, मैं तो कब का अंदर आ गया, तुम बाहर क्या कर रही थी? सृष्टि ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, तारे गिन रही थी। वेदांश उसके पास आया और बोला, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो? सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल भी नहीं। और फिर मन ही मन बोली, जो पहले से ही बेवकूफ़ हो उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। ये सीख मुझे मेरे डिस्ट्रॉयर ने दी है। मुझे अपने रूम में जाना है, मुझे बहुत ज़ोर से नींद आई है, मुझे आराम करना है। वेदांश तुरंत बोला, लेकिन तुमने खाना नहीं खाया। सृष्टि ने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा और बोली, किसी ने खाने के लिए कहा ही नहीं तो मैंने खाया ही नहीं। मेरे डिस्ट्रॉयर मुझे सुबह दोपहर शाम ज़बरदस्ती खाना खिलाते थे ताकि मैं वीक ना हो जाऊं। अब मेरे डिस्ट्रॉयर मेरे पास नहीं है तो मुझे खाने पीने का होश ही नहीं रहता। उसकी बात सुनकर वेदांश गुस्से में बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम अपने डिस्ट्रॉयर की कुछ ज़्यादा ही बातें कर रही हो? कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे डिस्ट्रॉयर को ही डिस्ट्रॉय कर दूं। सृष्टि मन ही मन बोली, तुम मेरे डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हो? एक बार कल सुबह का सूरज उगने दो। अगर तुम्हें सच में दिन में तारे नहीं दिखा दिए तो मेरे डिस्ट्रॉयर भी मेरे डिस्ट्रॉयर नहीं, उन्हें प्रलय मोमोज वाला कहना शुरू कर दूंगी मैं। वेदांश उसे बड़बड़ाते हुए देख बोला, क्या बोल रही हो तुम? सृष्टि तुरंत बोली, मोमोज खाने का मन कर रहा है मेरा, प्लीज़ सर्वेंट से कहकर बनवा दो। मेरे डिस्ट्रॉयर मुझे हर हफ्ते मोमोज खिलाने लेकर जाते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं तुम्हारे साथ कहीं जा नहीं सकती क्योंकि अभी हम दोनों की शादी नहीं हुई है और मैं नहीं चाहती लोग मुझे देखकर तरह तरह की बातें बनाएं। मेरे लिए मेरा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बोलते हुए उसने इतना मासूम सा और इतना संस्कारी चेहरा बनाया कि एक पल के लिए वेदांश भी सोच में पड़ गया कि सच में इतनी संस्कारी लड़की उसे अपनी ज़िंदगी में चाहिए। कहाँ वो बोल्ड और कहाँ सृष्टि, बिल्कुल अलग ही लग रही थी उसे। वो सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, आप प्लीज़ सृष्टि के लिए मोमोज बना दीजिए। सृष्टि जल्दी से बोली, और तीखी वाली चटनी भी। वेदांश सर्वेंट से कुछ कहता उससे पहले ही सर्वेंट ने खुद अपना सिर हाँ में हिला दिया और किचन की तरफ चली गई। सृष्टि वेदांश की तरफ देखते हुए बोली, अब मैं जाऊँ ऊपर अपने रूम में, जब मोमोज बन जाए तो भिजवा देना। वेदांश ने अपना सिर हाँ में हिलाया और पीछे की तरफ हट गया। सृष्टि जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर अपने रूम में आई और रूम में आते ही उसने राहत की एक गहरी सांस ली, लेकिन कुछ भी कैमरे में शो होने नहीं दिया। वो बस नॉर्मली अपने बेड पर आई और आकर बेड पर फैल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि वो नीचे वेदांश को सोने का ही बोलकर आई थी, और वहीं दूसरी तरफ वेदांश अपने फ़ोन में सृष्टि को ही देख रहा था। वो कैमरे से सृष्टि को चेक कर रहा था कि कहीं रूम में जाने के बाद सृष्टि कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं कर रही। उसने जब सृष्टि को बेड पर लेटे हुए देखा तो अपना फ़ोन बंद कर अपनी पॉकेट में डाल लिया और बोला, मुझे सृष्टि पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है। वेदांश मित्तल हूँ मैं, और वेदांश मित्तल तो खुद पर यकीन नहीं करता तो तुम पर तो करेगा ही क्या। मुझे अपना प्लान भी बनाकर चलना होगा। अगर उसे प्रलय ने ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश की भी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें तो मैं किसी भी तरह हासिल करके रहूँगा, लेकिन सिर्फ तुम मेरा मकसद नहीं हो। अब मुझे उस प्रलय राणा को भी हराना है तो उसके लिए मुझे अलग से प्लान बनाना पड़ेगा, जो होगा फुल प्रूफ प्लान। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेंजरस एक्सप्रेशन आ गए। उसने एक बार फिर से अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और मानव को कॉल किया। सामने से मानव ने कॉल रिसीव किया। इस वक्त वो एक छोटे से घर में था और अमय के साथ पत्ते खेल रहा था। जैसे ही उसने अपने फ़ोन पर वेदांश का फ़ोन देखा, उसने पत्ते नीचे टेबल पर फेंके और फिर जल्दी से वहां से उठकर बाहर की तरफ चला गया। अमय को यह सब थोड़ा अजीब लगा। अगर मानव को किसी से फ़ोन पर बात करनी थी तो उसके सामने भी कर सकता था, लेकिन ऐसे बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी। वो दबे पांव अपनी जगह से उठा और फिर बाहर की तरफ आया, लेकिन दरवाजे के पीछे ही रुक गया। वो अब बाहर की तरफ खड़े मानव को देख रहा था, जो फ़ोन पर वेदांश से बात कर रहा था।
मानव वेदांत से फ़ोन पर बात करते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए, उस प्रलय पर तो मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उसे ऐसी मौत दूंगा कि उसकी रूह भी कांप जाएगी। उसे तड़प तड़प कर मारूंगा। कल पहले कोर्ट की तारीख हो लेने दीजिए, उसके बाद आपकी आंखों के सामने उस प्रलय की आत्मा उसका शरीर छोड़ेगी। उसकी बात सुनकर अमय एकदम हैरान रह गया। उसे तो इस सब बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि वेदांश और मानव इस तरह से कोई प्लान बना रहे हैं। उसे अब मानव पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कब से मानव उसके टुकड़ों पर पल रहा था। वो मानव को किसी सांड की तरह रोटियां खिला रहा था और यहाँ पर मानव उसे ही धोखा दे रहा था, उससे ही बातें छुपा रहा था। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोला, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। उस प्रलय की जान तो मुझे भी चाहिए, लेकिन अब तुम उसे नहीं बल्कि मैं उसे मारूंगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर प्रलय के लिए नफरत साफ झलक रही थी। वहीं ये वेदांत से एक बार फिर से बोला, हमारे प्लान की खबर उस समय को नहीं होनी चाहिए। मानव जल्दी से बोला, अरे आप फिक्र मत कीजिए, वो सारा दिन नशे में धुत पड़ा रहता है। जब से प्रलय ने उसकी टांग तोड़ी है तब से वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलता है। उसमें कहाँ इतनी हिम्मत कि वो प्रलय राणा की जान ले। प्रलय राणा की जान तो मैं अपने हाथों से ही लूँगा। उसकी बात ने अब अमय का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। वेदांश तुरंत बोला, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कल तुम्हारा सारा प्लान फ्लॉप हो जाए। मानव जल्दी से बोला, फिक्र मत कीजिए, बस आप पैसों का बंडल तैयार रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और उसके फ़ोन काटते ही अमय जल्दी से अपनी जगह पर आकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन प्रलय अपने रूम में आया और इस वक्त उसके रूम में प्रांस भी था। प्रांस को अपने सीने पर लेटाकर बेड पर लेटा हुआ था और उसके साथ खेल रहा था। अब सृष्टि तो उसके पास थी नहीं, वरना वो सृष्टि को परेशान करता, लेकिन प्रांस के साथ भी उसे कम मज़ा नहीं आ रहा था। प्रांस उसके मन को सुकून दे रहा था। वो प्रांस को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन अचानक ही प्रांस रोने लगा। उसे रोते हुए देखकर प्रलय तुरंत बोला, तुम्हारी मॉम भी मेरे साथ यही करती है। उसकी बात सुनकर प्रांस और भी ज़्यादा रोने लगा। प्रलय इरिटेट होकर बोला, एक तो तुम भी अपनी माँ की बुराई नहीं सुनते। ये बोलते हुए वो उसे ऊपर की तरफ लेकर बैठा और उसे चुप करवाते हुए बोला, अच्छा ये तो बताओ रो क्यों रहे हो, तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए क्या? उसकी बातें सुनकर प्रांस का रोना और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। प्रलय खींचते हुए बोला, अरे यार मुझे चुप कराना नहीं आता, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? गर्लफ्रेंड चाहिए तो गर्लफ्रेंड ला दूंगा, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी दिला दूंगा, कहीं घूमने चलना है तो बताओ कौन सी कंट्री जाना है, अभी लेकर चलता हूँ, लेकिन प्लीज़ यार रोना बंद कर दो। उसकी बातें सुनते हुए प्रांस उसे घूर कर देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि दादा मैं सिर्फ अभी कुछ महीनों का हूँ, मुझे ना गर्लफ्रेंड चाहिए ना बीबी, ये सब आप ही संभालो, मेरा तो फिलहाल पेट दर्द हो रहा है। प्रलय उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था और उसे तरह तरह के लालच देते हुए बोला, अच्छा क्लब चलोगे क्या? प्रांस ने अब और भी ज़्यादा रोते हुए उसे देखा। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और कुसुम जी अंदर आते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम प्रलय? प्रांस कब से रोए जा रहा है और तुम हो कि उसे चुप नहीं करा रहे। प्रलय चिढ़ते हुए बोला, अरे मैं तो कब से इसे चुप करा रहा हूँ, लेकिन ये चुप ही नहीं हो रहा। मुझे क्या पता ये कैसे चुप होगा। आपको पता है ना मुझे बच्चों को चुप कराना नहीं आता है। एक बार सृष्टि वापस आ जाए फिर मैं उससे अच्छी सी ट्रेनिंग लूँगा। उसकी बात सुनकर कुसुम जी ने उसके कंधे पर अपना हाथ मारा और बोली, ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके पेट की तरफ देखो, कहीं इसका पेट फूला तो नहीं हुआ है। ये बोलते हुए उनकी खुद की नज़रें प्रांस पर थी। प्रलय ने प्रांस को नीचे बेड पर लिटाया और फिर उसके पेट की तरफ देखने लगा। उसके पेट को हल्का हल्का दबाया तो सच में उसका पेट फूला हुआ था। वो तुरंत बोला, माँ इसका पेट इतना अजीब क्यों लग रहा है? कुसुम जी हंसते हुए बोली, अजीब तो तुम्हें अब लगेगा। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही वहाँ पर एक धमाका हुआ और वो धमाका इतना ज़्यादा ज़ोरदार था कि प्रलय तुरंत पीछे की तरफ हट गया और बोला, ये सब क्या है? कुसुम जी हंसी और बोली, क्या हुआ? तुम तो ऐसे पीछे हट रहे हो जैसे प्रांस ने तुम पर अटैक कर दिया। तुम भी ऐसे ही करते थे, इतना ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं है। प्रलय तुरंत बोला, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, छी, इसे बोलो वॉशरूम में जाए। कुसुम जी हंसी और बोली, वॉशरूम में क्यों? कल को इसे ऑफिस भी ले जाना और अपने सारे प्रोजेक्ट इसी से कंप्लीट करवाना। पागल कहीं कि अब चलो जल्दी से इसका डायपर उतारो।
उनकी बात सुनकर प्रलय हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए बोला, आपको सच में लगता है मैं ऐसे काम करूँगा? कुसुम जी जल्दी से बोली, तुम्हें करने पड़ेंगे, मैं इस कढ़ाई पर साफ नहीं करूँगी, तुम जल्दी से इस कढ़ाई पर उतारो और क्लीन वाइप से साफ करो। प्रलय ने मुंह बनाया और बोला, मैं नहीं करूँगा। कुसुम जी बाहर की तरफ जाते हुए बोली, तो मैं भी नहीं करूँगी, दोनों पति पत्नी ने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर रखा है, अपना काम खुद करो। ये बोलकर वो हंसते हुए बाहर की तरफ चली गई। हालांकि उन्हें ये सब काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो बस प्रलय के मज़े ले रही थी। वो जानती थी कि इस वक्त प्रलय कितना स्ट्रेस में होगा, इसलिए उसके लिए मूड ठीक कर रही थी। प्रलय ने प्रांस की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए बोला, अब मैं नहीं तुम्हें कोई गाड़ी दिलाऊंगा और ना ही तुम्हें कहीं घुमाने लेकर जाऊंगा, तुम यहीं पर बैठकर ये बम ब्लास्ट करते रहो। ये बोलते हुए वो उसका डायपर खोल रहा था, तभी रूम का दरवाज़ा एक बार फिर से खुला और नताशा अंदर की तरफ आई। जब उसने प्रलय को डायपर चेंज करते हुए देखा तो वो तुरंत आगे आई और बोली, आप रहने दीजिए भाई, मैं ये कर देती हूँ। प्रलय ने प्रांस को छोड़ा नहीं और उसने नहीं नताशा की तरफ देखा। नताशा उसके बगल में बैठकर बोली, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन मैंने भाभी से वादा किया था कि मैं प्रांस का पूरा ख्याल रखूँगी, बस वो वादा निभा रही हूँ। आपकी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है भाई, इसलिए आपसे खुद को माफ़ करने के लिए भी नहीं कहूँगी। उसकी बात सुनकर प्रलय उसकी तरफ देखने लगा और नताशा डायपर चेंज करने लगी। सुबह का वक्त प्रलय अपने रूम में था और रेडी हो रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर दुनिया जहाँ की परेशानी झलक रही थी। आज सृष्टि के केस की सुनवाई होने वाली थी और उसे डर लग रहा था कि कहीं आज कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे सृष्टि किसी प्रॉब्लम में फंस जाए। वो रेडी होकर रूम से बाहर आया और नीचे हॉल की तरफ आ गया, जहाँ पर कुसुम जी प्रांस के साथ खेल रही थी और नताशा भी वहीं पर मौजूद थी। कुसुम जी प्रलय को देखकर अपनी जगह से उठी और उसके पास आकर बोले, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा सृष्टि को और वो बिल्कुल सही सलामत इस घर में वापस आएगी। उनकी बात सुनकर प्रलय मुस्कुराया और बोला, उसे आना ही पड़ेगा, मैं मेरी यूनिवर्स को कुछ भी नहीं होने दूंगा मॉम। कुसुम जी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, प्रांस की फिक्र मत करो, हम दोनों उसे संभाल लेंगे, तुम जाओ और जाकर दुश्मनों को हराकर घर लौट कर आओ। प्रलय मुस्कुराया और वहाँ से जाने लगा, लेकिन फिर अचानक ही कुसुम जी उसे रोकते हुए बोली, एक मिनट रुको। प्रलय ने पलटकर उनकी तरफ देखा। कुसुम जी उसके पास आईं और अगले ही पल वो प्रलय के सीने से लग गईं। उनका दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी सी होने वाली है, लेकिन वो अपनी बेचैनी अपने चेहरे पर आने नहीं दे रही थी। प्रलय ने उनकी पीठ पर अपना हाथ रखा और बोला, कुछ नहीं होगा मॉम, सब कुछ सही होगा। आप अभी मुझे समझा रही थी लेकिन अब खुद ही डरने लगी। कुसुम जी उससे अलग हुई और बोली, डर लगता है, क्या करूं, माजू हूँ। प्रलय ने उनका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, ना मैं खुद को कुछ होने दूंगा और ना ही अपनी यूनिवर्स को, आप प्रांस का ख्याल रखिएगा। ये बोलकर वो वहाँ से बाहर की तरफ चला गया और कुसुम जी उसे जाते हुए देखने लगी। वहीं नताशा अब उनके पास आई और बोली, फिक्र मत कीजिए मॉम, भाई है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगे। कुसुम जी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर वापस प्रांस के पास आ गई। वहीं दूसरी तरफ वेदांश भी अपने रूम में रेडी हो चुका था। अब वो सृष्टि के रूम की तरफ आया। सृष्टि अब तक अपनी हिम्मत जुटाए हुए थी, लेकिन अब जैसे उसे डर लग रहा हो कि कहीं वो आज प्रलय से हमेशा हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। उसकी आंखों से आंसू बाहर आने को आतुर हो रहे थे, लेकिन उसने किसी तरह उन्हें कंट्रोल कर रखा था। वेदांश उसके रूम में आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, चलें। सृष्टि ने उसकी तरफ देखा और अपना सर हाँ में हिला दिया। वेदांश उसे लेकर बाहर आया और बोला, कोर्ट केस की सुनवाई होते ही आज शाम को हमारी शादी हो जाएगी और आज शाम मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाला। तुम्हें मेरी तरफ से गारंटी मिल जाएगी कि मैं प्रलय को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा और मुझे भी अब तुमसे और ज़्यादा दूर नहीं रहना। मैं तुम्हें अपनी बीबी बनाना चाहता हूँ, अपना बनाना चाहता हूँ और अब मैं हम दोनों के बीच किसी को भी नहीं आने दूँगा। सृष्टि ने उसकी बात सुनकर एक बार फिर से अपना सर हाँ में हिला दिया। वो इस वक्त इतनी ज़्यादा बेचैन थी कि वेदांश के सामने कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वो वेदांश के साथ गाड़ी में बैठी और उनकी गाड़ी कोर्ट के लिए निकल गई। कुछ देर बाद कोर्ट में जैसे ही वेदांश की गाड़ी आकर रुकी, वेदांश गाड़ी में से बाहर निकला और सृष्टि भी गाड़ी से बाहर आई।
बाहर आते ही उसकी नज़र प्रलय पर गई, जिसकी गाड़ी अभी अभी वहाँ पर आकर रुकी हुई थी और वो भी सृष्टि की तरफ देख रहा था। सृष्टि के चेहरे पर बेचैनी देखकर प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और उसने अपने होठों को गोल कर उसकी तरफ फ्लाइंग किस दी। सृष्टि ने उसे घूर कर देखा। यहाँ पर डर से उसकी जान निकल रही थी और प्रलय को ये सब हरकतें सूझ रही थी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। प्रलय ने उसे और भी ज़्यादा घूर कर देखा। सृष्टि ने तुरंत पलट कर वापस उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मासूमियत और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। प्रलय मुस्कुराकर अपने होठों को गोल घुमाते हुए बोला, आई लव यू। सृष्टि ने अब उसे एक बार फिर से घूर कर देखा। वो मुंह बनाकर बोली, पागल इंसान कहीं की। ये बोलकर उसने अब दोबारा अपना चेहरा घुमा लिया। वहीं वेदांश उसके पास आया और बोला, अंदर चलें। सृष्टि ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और वेदांश के साथ अंदर की तरफ आ गई। कुछ ही देर में कोर्ट की सुनवाई शुरू हो चुकी थी और सृष्टि को कटघरे में खड़ा किया गया था। सामने चेयर पर जज बैठे थे और पीछे की तरफ कुछ लोग खड़े थे, जिनमें प्रलय भी शामिल था और वेदांश भी। वेदांश चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन लिए प्रलय की तरफ देख रहा था। वहीं प्रलय के चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस सीज़न में भी आप प्रलय और सृष्टि को अलग कर देंगी। इस सीज़न में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस सीज़न में आप एक मजबूत सृष्टि को देख रहे हैं, जो पिछले सीज़न की तरह कमज़ोर नहीं है। लेकिन कुछ बातें जो पिछले सीज़न में अधूरी रह गई थी, उन्हें पूरा करना भी ज़रूरी है। अमय, मानव और वेदांश मित्तल को अपनी औकात और उनकी जगह दिखाना ज़रूरी है। बाकी आप सृष्टि के बच्चों को भी देखेंगे और नताशा को भी उसके पार्टनर के साथ देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।